गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न था कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। दूसरा प्रश्न था कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखा जाए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2002 में हुआ था। ठीक है। और इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। ठीक है। संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, वो मौलिक अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है और इसी में शामिल किया गया था शिक्षा के अधिकार को एज अ मौलिक अधिकार। प्रश्न उठता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था और जिसने कि इस अनुच्छेद में देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2002 में किया गया था। किस भाग में शामिल किया गया? भाग 3 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनके एक तरीके उनके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। दूसरा प्रश्न था 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेल्थ डे की हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है। इस दिन को मनाने जाने का जो उद्देश्य देखा जाए, इसी दिन जो है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 7 अप्रैल को 1948 को। लेकिन इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी 1950 से। ठीक है। तो यहाँ पे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। थीम ध्यान रखिएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। आते हैं अपने सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जलवायु परिवर्तन के शमन शीर्षक यानी कि मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है? WHO के द्वारा, IPCC के द्वारा, UNEP के द्वारा या फिर यहाँ पे बात करें तो WTO के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, IPCC के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन के शमन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट का स्वागत किया गया है हमारे यहाँ से जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज की 4 अप्रैल 2022 को जारी छठी आकलन रिपोर्ट, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट 6वीं, ये ध्यान रखिएगा, ये 6ठी, इसके पहले 5 रिपोर्ट जारी किया जा चुका है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC के द्वारा। और ये 6ठी आकलन रिपोर्ट में नीति निर्माताओं के सारांश और वर्किंग ग्रुप 3 के योगदान का स्वागत किया गया है। ठीक है। IPCC की जो 6ठी आकलन रिपोर्ट में वर्किंग ग्रुप 3 का योगदान जलवायु परिवर्तन शमन, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर केंद्रित है। ठीक है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या निष्कर्ष आए हैं, सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष है कि जलवायु परिवर्तन के असर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में IPCC का एक प्रमुख योगदान रहा है। तो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है किससे संबंधित? जो कि जलवायु परिवर्तन का जो असर हो रहा है और उसमें जो इस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की जाती है IPCC का, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन जो है चुनौतियों से लड़ने में IPCC का। ठीक है। दूसरी बात ये कही गई कि सार्वजनिक वित्त 2020 तक कोपेनहेगन, जो कि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर दोहराया गया लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कोपेनहेगन समझौते को समझना। देखिए कोपेनहेगन समझौता यानी कि कोपेनहेगन एकॉर्ड जो है ये COP15, ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP15 हुआ था, किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। इस समझौते के तहत कुछ बातें रखी गई थी, यानी कि कुछ शर्त रखा गया था। क्या था? कि ये जो विकसित देश हैं, ये विकसित देशों के द्वारा वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाने का वादा किया गया था। ठीक है।
ये किसके, कोपेनहेगन समझौता जो एक और था जो कि वर्ष 2009 में हुआ था, जिसको हम कोप 15 कहते हैं, ठीक है। और इसके तहत जो है ये जो फंड है जो कि $100 बिलियन का जो फंड है उसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष के रूप में भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का, कि जितने भी विकासशील देश हैं और जितने भी अल्प विकसित देश हैं यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, उनको जलवायु परिवर्तन के मुद्दों में समाधान करने, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से वो जो चुनौतियां उनके सामने समक्ष खड़ी है उन चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करना। तो इसमें ये बताया गया है ये जो वादा किया गया था इस लक्ष्य से अभी हम काफ़ी दूर हैं, ठीक है। यानी कि इस लक्ष्य में जितना देने का यानी कि $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो है ये एक और था वो गैर बाध्यकारी था, ठीक है, बॉन्ड नहीं था, जिसकी वजह से आगे जाकर के वर्ष 2015 में जो कि कोप 21 हुआ जो कि पेरिस अकॉर्ड था, ठीक है, उसे साइन किया गया था। फिर इसमें यह बताया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए कुल कार्बन बजट का चौथा पांचवा हिस्सा और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए कुल कार्बन बजट का 2/3 पहले ही खपत किया जा चुका है। जितना भी कार्बन बजट था उसका 2/3 पहले ही खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो चुनौतियां सामने बरकरार हैं उससे समाधान कुछ नहीं निकला। और ये जो है ये 1.5 डिग्री तापमान के लिए, जैसा कि आप जानते हैं जो कोप 21 हुआ था 2015 में यानी कि पेरिस समझौता, उसमें लक्ष्य क्या रखा गया था कि पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना या और अधिकतर इसे 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, ठीक है। तो इसके लिए जो कार्बन बजट था उसका चौथा पांचवा जो हिस्सा था और 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे जो वार्मिंग के लिए जो कुल बजट का यानी कि कुल कार्बन बजट का 2/3 हिस्सा पहले ही खपत किया जा चुका है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2020 से पहले की अवधि के दौरान कुल मिलाकर अर्थात प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों में वृद्धि हुई है। तो एक तरफ जहां प्रयास किया जा रहा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है उसको कम किया जा सके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि विकासशील देशों की सतत विकास की जरूरतों की तुलना में वर्ष 2020 से पहले उत्सर्जन में कमी विकसित देशों से अपर्याप्त रही है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि ऐतिहासिक देखा जाए कुल उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों दर्शाते हैं कि भारत की भूमिका दक्षिण एशिया के रूप में अगर देखा जाए तो काफ़ी न्यूनतम रही, बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भारत के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे खासकर जो प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन और कुल उत्सर्जन में भारत ने काफ़ी कम उत्सर्जन किया है, ठीक है, कार्बन के लेकर के। और इसी के साथ साथ अगर वर्ष 2021 में देखा जाए जो नवंबर में कोप 26 हुआ था यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में, उसमें क्या किया गया था कि एक सबसे पहली बात तो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के रूप में यानी कि जो पेरिस समझौता है उसको क्रियान्वित किया जाए और इसी के क्रियान्वयन के रूप में भारत ने एक लक्ष्य प्रतिबद्ध किया था। क्या था वो? वर्ष 2070 तक, ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिबद्धता भारत ने जो है ये दिखाई है, ठीक है। किसमें? कोप 26 में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये कुछ रिपोर्ट में बताया गया है। इसी के साथ साथ हम इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेटल क्लाइमेट चेंज के बारे में देख लेते हैं। तो ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना देखिए 2 संस्थाओं ने मिलकर के किया था। एक तो आप देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 संस्थाओं ने मिलकर के किया था। कब किया था? 1988 में क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए क्या है, एक आपके सामने एक डेटा दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2 इमिशन जो है पर रीजन कितना रहा है 1850 से लेकर के 1819, वो भी एंथ्रोपोजेनिक कारणों से। एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या होता है? यानी कि मानव कार्य, यानी कि किस मानव की जो लापरवाही है या फिर मानव के द्वारा जो खतरनाक उपकरणों का उपयोग करने के कारण जो आपदाएं आ जाती हैं। यहाँ पे तो हम देखेंगे तो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पोल्यूशन ही तो है ये। तो एंथ्रोपोजेनिक टर्म्स भी ध्यान रखिएगा। तो मानव के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अमेरिका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा रहा है, 23% रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। साउदर्न एशिया का देख लीजिए 4% रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक देख लीजिए 8% रहा है। मेनली आप ये देखिए अब सबसे ज़्यादा कौन रहा है?
साउदर्न एशिया का भी देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो विकसित देशों की एक तरीके से ये दायित्व भी होता है कि वो ना सिर्फ इसको कम करें और बल्कि विकासशील देश और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं उनको सहायता करें कि वो विकास भी कर सके और साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध कराएं कि उनके यहाँ से विकास के साथ साथ इस तरीके का जो पोल्यूशन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, वो भी कम किया जा सके। तो एक तरीके से इसी दायित्व की बात की जा रही है बार बार। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और भी गूगल सर्च कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट काफ़ी है रिपोर्ट, ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि आपके मेंस के लिए। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि टेम्पल 360 वेबसाइट, जहाँ कोई भी भारत के किसी भी कोने से किसी भी समय और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर का दर्शन कर सकता है, का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा या फिर श्री अमित शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर इस सी है, श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और ये केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, और इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा था, कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि किसके द्वारा आयोजित था? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। तो दिल्ली में जो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस वेबसाइट का जो कि नाम क्या है? टेम्पल 360, इसका शुभारंभ किया है। देखा जाए ये टेम्पल 360 जो वेबसाइट है, ये एक ऐसी वेबसाइट है कि अगर कोई व्यक्ति देश में कहीं भी हो, किसी भी कोने पे हो, कभी भी और कहीं से भी वो अपने पसंदीदा मंदिर का ई दर्शन कर सकता है, ई आरती देख सकता है और ई प्रसाद में भाग ले सकता है। कौन? कोई भी व्यक्ति जो इस वेबसाइट के माध्यम से। साथ ही साथ देखा जाए ये इस वेबसाइट की सहायता से पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप में देखा जा सकता है। इसमें देखा जाए जो टेम्पल 360 वेबसाइट पर कहीं से भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, कहाँ पे 4 धाम है? देखिए, द्वारिका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पूरी उड़ीसा में और रामेश्वर टेम्पल, इनका लाइव स्ट्रीम से वो दर्शन की सुविधा होगी इसमें। और वर्तमान में देखा जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग से दर्शन का कहाँ पे है? तो 4 मंदिरों में है। ठीक है, और 4 मंदिर कौन कौन से? एक तो आपका सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर और ग्रेश्वर जो कि महाराष्ट्र से यहाँ पे अनुष्ठानों को लाइव स्ट्रीम करता है। ठीक है, इस समय ये पोर्टल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? टेम्पल 360 उद्देश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 4 धाम भी ध्यान रखिएगा और 12 ज्योतिर्लिंग भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, किसी का भी एक दाम दे देगा किस राज्य किस क्षेत्र में स्थित है, कभी कभी पूछा गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? ये पहले हैं डॉक्टर इयान फ्राई, नाज़र शमीम खान, सीरियस जोसेफ या फिर फेडरिको विलेजास। करेक्ट आंसर इज ए है, इयान फ्राई को किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। और इनकी जो नियुक्ति है वो 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और इनके पास यानी कि डॉक्टर इयान फ्राई के पास 2 देशों की 2 नागरिकता है, तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें इस पद की, जो ये पद बनाया गया है मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष प्रतिवेदक का पद, ये UNHRC के द्वारा अक्टूबर 2021 में बनाया गया और इस पद पर बैठने वाले डॉक्टर इयान, ठीक है, इयान फ्राई पहले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। इसका गठन हुआ था वर्ष 2006 में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये जो है गठन, ये जो परिषद है वो किस आयोग का स्थान ली थी? तो इसके पहले जो है इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का इसने स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का देखिए मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजास जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारतीय आर्थिक क्षेत्र की इंडियन इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? करेक्ट आंसर इज डी। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ने चट्टोग्राम के मिरसराय में
बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पानगर में एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बांग्लादेश ने भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये है अडानी पोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पनगर में भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और इसके लिए बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। ये देखा जाए, ये जो क्षेत्र है भारतीय आर्थिक क्षेत्र जो बांग्लादेश में स्थापित कर रहा है, वो भारतीय निवेशक, जितने भी जो भारतीय निवेशक होंगे जो बांग्लादेश में निवेश करेंगे उनको सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें देखा जाए इसके लिए ये कितने क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि पर इसे बनाया जा रहा है, भारतीय आर्थिक क्षेत्र 857 एकड़ भूमि पर ये बनाया जा रहा है और इसमें जितनी कुल लागत आ रही है वो माना जा रहा है कि टका 964 करोड़ माना जा रहा है। टका बांग्लादेश की करेंसी है और इसी के साथ और यह 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय ऋण सहायता के द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ऋण भी प्रदान किया जा रहा है इसके स्थापित करने के लिए। इस परियोजना में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन सी सुविधाएं शामिल की गई हैं। तो इस परियोजना में जो भी निवेशक बांग्लादेश में निवेश करेगा, यानी कि जो भारतीय कंपनियां होंगी, उन भारतीय कंपनियों के लिए भूमि विकास, कनेक्टिंग सड़कों का निर्माण, सुरक्षा प्रणाली, जलापूर्ति, दूरसंचार और जल उपचार संयंत्र सुविधाएं शामिल किया जाएगा। इसको स्थापित करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में जो समझौता किया गया था वर्ष 2015 जून में किया गया था। ठीक है, इस भारतीय आर्थिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए। और इसी के साथ साथ देखते हैं बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। देखा जाए बांग्लादेश, तो इसकी राजधानी दोस्तों ढाका है। यहाँ की जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टका है। राष्ट्रपति देखिए कौन है, अब्दुल हमीद है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। ये देखिए मैंने आपके सामने बांग्लादेश का मैप लाया है और यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हमें ये देखना है कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य जो हैं वो अपनी सीमा को साझा करते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं वेस्ट की तरफ से, जिसमें से देखा जाए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है और यहाँ से देखा जाए तो मिजोरम करता है। प्रश्न एक बार आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के जो है वो त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया और देखिए बांग्लादेश की यहाँ पे सीमा जो है म्यांमार से भी लगी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो बांग्लादेश में गंगा भी प्रवेश कर रही है और ब्रह्मपुत्र भी प्रवेश कर रही है। तो बताइए बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? और जब ये दोनों नदियाँ बांग्लादेश में मिलती हैं फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये किन नाम से जानी जाती हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर करिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो वहाँ पे देखिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वहाँ की डिप्टी स्पीकर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पे किस संविधान जो है अनुच्छेद का उन्होंने सहारा लिया? अनुच्छेद 3 का, अनुच्छेद 5 का, अनुच्छेद 6 का या फिर अनुच्छेद 7 का? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी है। ठीक है, अनुच्छेद 5 के तहत ऐसा किया गया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो वहाँ पे जैसा कि इमरान खान की सरकार की तरफ से जो है विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया और वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर, उन्होंने संविधान 5 का, जो संविधान का अनुच्छेद 5 है उसका हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। ठीक है, देखा जाए जो पाकिस्तान का जो संविधान का अनुच्छेद 5 है उसमें देखिए क्या बातें की गई हैं कि राज्य के प्रति वफादारी हर नागरिक का एक बुनियादी कर्तव्य है और संविधान और कानून का पालन करना हर नागरिक का अनिवार्य दायित्व है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो पाकिस्तान के भीतर रहे, चाहे कहीं भी, उसे जो है इस दायित्व का पालन करना होगा, वो अपने देश के प्रति वफादारी निभाए। ठीक है, इस आधार पे इन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने जो है क्या बोला कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था, तो वहाँ के मतलब उन्होंने दावा किया कि ये जो प्रस्ताव है ये एक तरीके से विदेशी जो है शक्तियों का हवाला दिया कि ये विदेशी शक्तियों के द्वारा ऐसा किया गया है, ये प्रस्ताव लाया गया है, तो इस वजह से ये जो है इसे खारिज किया जाता है। ठीक है, अब जब अविश्वास प्रस्ताव जब खारिज हो गया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति ने जो है आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पे वहाँ की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। ध्यान रखिएगा, वहाँ का अनुच्छेद एक है जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 58। ठीक है,
तो वहाँ के पाकिस्तान के जो संविधान का अनुच्छेद 58 है, उस 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी बन जाता है कि अगर वहाँ के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह दी है कि वो नेशनल असेंबली को भंग कर दे, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी बन जाता है। और अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है तो जो है प्रधानमंत्री की सलाह के 48 घंटे बाद, ठीक है, यानी कि 2 दिनों के बाद ही उस नेशनल असेंबली को भंग माना जाता है। ठीक है, तो इसी के तहत इन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब जब नेशनल असेंबली भंग हो गई तो अब यहाँ पे पूरी तरीके से अनिवार्य हो गया कि वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराया जाए, चुनाव कराया जाए, जो कि 90 दिनों के भीतर। ठीक है, तो 3 महीने के भीतर पाकिस्तान में अगला संसदीय चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नेशनल असेंबली भंग करने के बाद प्रधानमंत्री पद पर इमरान खान की नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। और ध्यान रखिएगा, एक वहाँ का जो संविधान है, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार देखा जाए कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान अगले 15 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जब तक कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है। और जब तक वो इस 15 दिनों तक जब प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो इस पद के दौरान वो कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेंगे, ये अनुच्छेद 224 में कहा गया है। साथ ही साथ वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए, जो इमरान खान की जो पार्टी है, प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद का नाम प्रस्तावित किया है, जो कि आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे ही चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है पाकिस्तान में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन अनुच्छेदों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी पुरस्कार, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में कितने भारतीय संगीतकार विजेताओं की सूची में शामिल हैं? 2 विजेता हैं, माफ करिएगा, 5 विजेता, 4 विजेता, 3 विजेता या फिर 2 विजेता। करेक्ट आंसर इस डी है। ठीक है, 2 विजेताओं को शामिल किया गया है। भारतीय संगीतकार ये हैं और इनके 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं कि ये हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में वर्ष 2022 के 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन किया गया। कहाँ पे? लॉस वेगास, नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। मेजबानी देखिए ट्रेवर नोह के द्वारा की गई है, और इसमें जो है इस वर्ष 2 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड विजेता में शामिल किया गया है। पहला देखा जाए कौन है, तो ये भारतीय अमेरिकी गायिका है, गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों की संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और दूसरे जो है वो है रिकी केज का ये दूसरा ग्रैमी पुरस्कार था, और उन्होंने और स्टुअर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ठीक है, फाल्गुनी शाह या फिर जिन्हें हम फालू कहते हैं, फाल्गुनी शाह ने अपनी एल्बम द कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों की संगीत एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। और रिकी केज ने जो अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था वो वर्ष 2015 में जीता है। ये इन्होंने दूसरा अवार्ड जीता है वर्ष 2022 में, और उन्होंने डिवाइन डाइट्स एल्बम के लिए स्टुअर्ट कोपलैंड के साथ यह पुरस्कार जीता है। उन्होंने वेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे आयोजित किया गया था और किन 2 संगीतकारों को इस वर्ष शामिल किया गया है। ठीक है, किन किन श्रेणियों के तहत। अगला प्रश्न है हमारा कि 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? असम, मेघालय, केरल या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इस बी है, मेघालय करेगा। ठीक है, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है। तो मेघालय जो है 18 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में मेघालय की राजधानी शिलोंग में 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आयोजन किया जा रहा है, और इसकी मेजबानी जो कि मेघालय कर रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर में दुनिया की सबसे बड़ी टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बार है ये कि पूर्वोत्तर मेघालय में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है राज्य के अनुसार देखा जाए तो कितने लोग भाग ले सकते हैं, तो 650 लोग जो है इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, जिसमें से 450 एथलीट होंगे और 6 जो है कोच और सहायक कर्मी होंगे। टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। ठीक है, तो ये 50वीं वर्षगांठ है मेघालय की, उसी के सम्मान में यहाँ पे जो है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, मेघालय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मेघालय जो कि उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर का यहाँ पे एक राज्य है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसकी देखा जाए सीमा जो है सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, जो कि तीनों ओर से कौन सा घेरा हुआ है इसको? राज्य असम। और एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कौन है वो? बांग्लादेश है। ठीक है, ये चीज़ है, बांग्लादेश से अपनी सीमा। इसकी राजधानी देखिए शिलोंग है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक उत्सव सरहुल मनाया गया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर बिहार? करेक्ट आंसर इस सी है, झारखंड में एक पारंपरिक उत्सव है सरहुल का आयोजन किया गया है। तो ये झारखंड का सबसे बड़ी आदिवासी समारोह या त्योहारों में से एक है सरहुल, जो पूरे राज्य यानी कि झारखंड में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। ये 3 दिवसीय त्यौहार था और इस त्यौहार को देखा जाए किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है तो उरांव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा इसे मनाया जाता है। देखा जाए इस उत्सव को जो है किस वृक्ष की पूजा की जाती है तो साल वृक्ष की पूजा इस उत्सव के दौरान किया जाता है। वहाँ की एक परंपरा है कि साल वृक्ष जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इस वृक्ष के नीचे मिट्टी के 2 घड़े रख दिए जाते हैं, ठीक है, और उस घड़े को रात भर छोड़ दिया जाता है। ये मान्यता है कि अगर ऐसा माना जाता है कि अगर सुबह तक इस मिट्टी के जो घड़ा है जिस पे पानी भरा गया है, अगर वो रात भर में इसका जल स्तर कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इस वर्ष जो है वो कम बारिश होगी। और अगर माना जाता है कि अगर इसका जो जल स्तर जितना रात में जो घड़े में पानी भरा गया था वो पूरी तरीके से अपरिवर्तित है, जैसा था वैसा ही है, तो ये माना जाता है कि अब इस वर्ष जो है अच्छी बारिश आएगी। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि झारखंड में जो है इस वर्ष सामान्य मानसून वर्षा होगी, जिससे कि अच्छी उपज होगी, अच्छी फसल होगी। तो इस तरीके का अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है, ये परंपरा अनुसार ऐसा। यहाँ पे जो है सरहुल को बसंत उत्सव के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और झारखंड में अन्य मनाए जाने वाले देखिए त्यौहार कौन से हैं तो सुपर और जिसे मकर कहते हैं, या फिर रोहिणी है, सोहराई, करम या फिर कर्म, ये सब देखा जाए तो अन्य त्यौहार हैं जो कि वहाँ पे झारखंड में मनाए जाते हैं, ठीक है। आप झारखंड के बारे में देख लीजिए दोस्तों, ये है आपके सामने भारत का मैप और आप मुझे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड जो कि आपको दिख रहा होगा। पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो झारखंड जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो लैंडलॉक आपको दिख रहा होगा, यानी किसी कोई समुद्रिक सीमा नहीं है। ये चारों तरफ से घिरे हुए राज्यों से, जिसमें से उत्तर में देखा जाए तो बिहार, यहाँ पे देखें तो उत्तर पश्चिम में देखें तो आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा, और फिर यहाँ पे जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा, वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। आप मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था तो किस वर्ष ये बिहार से अलग होकर के अपने एक नया राज्य बनाया था झारखंड ने, ठीक है, किस वर्ष अलग हुआ था। चलिए झारखंड की राजधानी को देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी देखिए रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को या फिर 7 अप्रैल को? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 अप्रैल को मनाया गया है इस दिवस को। तो ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। इस दिवस को, यानी कि इस वर्ष इस दिवस की जो वैश्विक विषय था वो क्या था? सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान इस वर्ष यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो शांति है और जो समझ है उनको बढ़ावा देने में जो खेल की भूमिका है, उस खेल की भूमिका को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उस खेल की भूमिका के प्रति इसको लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को देखा जाए सबसे पहले 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा समर्थन किया गया कब? 6 अप्रैल 2014 को, ठीक है। अब 6 अप्रैल डेट क्यों चुना गया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो तिथि है 6 अप्रैल, वो बात है 1896 की एथेंस यानी कि वर्तमान में ग्रीस, वहाँ पे आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों का उद्घाटन की याद दिलाता है। तो आधुनिक युग का जो हम ओलंपिक खेल करते हैं उसकी जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? ग्रीस, एथेंस से हुई थी। कब हुई थी? 1896 में, ठीक है। तो आधुनिक खेल के जनक देखिए कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जो जनक हैं वो है फ्रांस के पियरे फ्रेडे बेरोन डी कबोर्टिन, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस के थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के ये जनक हैं पियरे, ठीक है, पियरे फ्रेडे बेरोन डी कबोर्टिन। और इन्हीं के प्रयासों से देखा जाए तो 6 अप्रैल 1986 को एथेंस यानी कि ग्रीस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था, और इसी दिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाई? यानी कि हॉबी से समझ में आ गया होगा कौन सा हब है ये। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली सरकार ने जो है जहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है।
तो दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों यानी कि पाठ के अलावा जितने भी स्कूल में जो क्लासेस हैं उनके अलावा एक अलग से गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई जिसको हॉबी हब कहा गया है। तो मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी आपकी कुछ हॉबीज़ होंगी, लाइक खेल से संबंधित, कोई डांस से संबंधित, कोई पेंटिंग, कुछ भी हॉबी होगी, उस हॉबी को डेवलप करने की योजना है। तो बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद यानी कि जब स्कूल का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाई है। ये हब जो है स्थापित किया जाएगा इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना को सिंगल शिफ्ट के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। जहाँ पे सिंगल शिफ्ट चलती है वहीं पे, ठीक है, ऐसा ना हो कि डबल शिफ्ट चल रही है और पूरे दिन आप इसी में रह जा रहे हैं, स्कूल में ही रह जा रहे हैं। तो जिन स्कूलों में सिंगल शिफ्ट चलती है और सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे हॉबी हब लागू किया जाएगा। इस नए शैक्षणिक सत्रों के दौरान स्कूल के बाद यानी कि जब आप स्कूल के बाद जिसको भी नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना का काम चल रहा है। जो भी हॉबी जिसकी रहेगी उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा और इससे जो है यह योजना प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करेगी। तो जो प्रतिभाएं हैं उनकी पहचान होगी और साथ ही साथ वो अपनी प्रतिभा को, अपने हॉबी को और आगे बढ़ा सकें और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। और जिन जो है निजी स्कूल भी इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मतलब उनको फीस देनी पड़ेगी, कुछ उनका है अपना अलग, लेकिन वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथ जो है स्कूलों द्वारा चुने गए क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने की निजी अकादमियों, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से निजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा वहाँ की निजी अकादमियों, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, वो अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल जो हैं दिल्ली के राज्यपाल हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल वितरण से संबंधित सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी और इस सिंधु नदी जल संधि के बीच जो है किन के मध्यस्थता के कारण जो है ये संधि की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये एक बताया जा रहा है किसके मतलब पूछा जा रहा है कि किसके मध्यस्थता के बीच ये संधि की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु नदी जल संधि किया गया था और आप मुझे बताइएगा ये जो संधि है उनमें किन किन नदियों का बंटवारा किस किस आधार पे किया गया था, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिससे संबंधित PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।